12.2 का बेसिक, 12.2 में मात्र जो है 2 गो फार्मूला है और इसी 2 फार्मूला पे आपका 12.2 क्या हो जाएंगे, खत्म। जिस तरह से 12.1 में कितने हैं, 12.1 में 2 फार्मूला, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। सिर्फ वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल पर आपने सारे क्वेश्चन को डील कर लिए। इसी तरीक़ा से 12.2 में कितने हैं, 2, कितने हैं, 2। कभी कभी चाप की लंबाई का ज़रूरत होता है तो आप समझ लीजिए ना, 2 नहीं तो 3 समझिए आप। एक है त्रिज्यीय खंड और एक है वृत्त खंड और एक है चाप की लंबाई। 3 फार्मूला पे आपका 12.2 खत्म हो जाएंगे। अब समझिए कि त्रिज्यीय खंड कहते किसे हैं। तो त्रिज्यीय खंड की परिभाषा हम लिख दिए हैं, 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच के भाग को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। अब जरा सा देखिए यहाँ से ये जो है, ये अगर हम मान लीजिए इसका नाम ए दे दें और ये ओ दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं, है कि नहीं। तो ओ और ए, ओ और बी रियल में ये दोनों क्या है, त्रिज्यीय है। क्या है, त्रिज्यीय है। ओ ए और ओ बी त्रिज्यीय है। यदि हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि त्रिज्यीय खंड में कितने त्रिज्या की ज़रूरत होती है, तो 2 त्रिज्या की ज़रूरत होगी। कितने त्रिज्या, 2 त्रिज्या। तो त्रिज्यीय खंड में बुआ 2 त्रिज्या की ज़रूरत है। तो आप एक देखिए, इसमें डबल घर बनेंगे बुआ। एक तो ये वाला घर है आपका बना हुआ, ठीक है, और आप देखिएगा एक जो है ऐसे बाहर वाले हैं, नहीं है, ये भी तो खाली भाग है। रियल में जब मान लीजिए कि ये त्रिज्यीय खंड में दोनों त्रिज्या को यदि हम हटा दें तो ये आपको ऐसे दिखेंगे, है कि नहीं है। अगर ये दोनों त्रिज्या को हटा दें तो ये आपको ऐसे दिखेंगे। तो रियल में ये वृत्त है। क्या है, वृत्त। वृत्त में इस लाइन को आप कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि, वृत्त में। लेकिन त्रिज्यीय खंड में आप इस लाइन को कहेंगे चाप। क्या कहेंगे, चाप। ये दोनों में आप अंदर समझे। वृत्त में इस लाइन को क्या कहेंगे, परिधि, और त्रिज्यीय खंड में इसी लाइन को क्या कहेंगे, चाप। त्रिज्यीय खंड में आपको चाप 2 मिलेंगे, एक चाप नहीं, 2 चाप मिलेंगे। एक चाप मिलेंगे आपको ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। इस चाप को कहेंगे वो लघु चाप। कौन सी चाप कहेंगे, लघु चाप, यानी छोटा चाप। और ए से लेकर ये यहाँ से ऐसे घूम करके फिर बी तक जो जाएंगे तो इसे कहेंगे दीर्घ चाप। कौन सा चाप, यानी बड़ा चाप। समझ में आया हुआ। त्रिज्यीय खंड में कितने चाप, तो 2 चाप, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। यदि चाप 2 है तो ये अंदर वाला भाग भी तो 2 है। तो ये छोटे वाले भाग को हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यीय खंड। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यीय खंड। अब बड़े वाले घर को क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। 2 चाप तो 2 खंड भी है, एक लघु त्रिज्यीय खंड और एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड। बाहर वाले हिस्से को कहे हम लोग दीर्घ त्रिज्यीय खंड और छोटे वाले को हम लोग कहे लघु त्रिज्यीय खंड। तो लघु और दीर्घ में अंतर समझ में आया। लघु का अर्थ है छोटा, दीर्घ का अर्थ है बड़ा। तो यदि हम आप लोगों से पूछे कि बताइए त्रिज्यीय खंड में चाप कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, चारों ओर की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। इसमें कहेंगे परिधि किसे कहेंगे, तो इसे भी आप कहेंगे चारों ओर की लंबाई को परिधि कहेंगे। चारों ओर की लंबाई को परिधि कहेंगे। कोई दिक्कत, चलिए इसका फार्मूला क्या है। त्रिज्यीय खंड की फार्मूला है θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। चाहे आपका दीर्घवृत्त खंड का त्रिज्यीय खंड कहे निकालने के लिए या लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए, दोनों में फार्मूला आप क्या लगाएंगे, सेम। फार्मूला अंतर नहीं होगा। डिफरेंस किस चीज़ का होगा, तो मान का। किस चीज़ का, मान। यानी थीटा का जगह पर आपको क्या रहेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री,
जो भी रहे 0 डिग्री, है कि नहीं है। बस मान डिफरेंस होंगे, बाकी सब फार्मूला यहीं रहेंगे। अब इसमें बात आती है पाई की। किसकी? पाई की। तो जरा सा इसको हम लोग पहले पाई की कहानी को समझ लेते हैं। बस देखिए, पाई का इतिहास हुआ, यानी पाई का आविष्कार कैसे हुआ। तो रियल में पाई का आविष्कार जो है रथ गाड़ी से हुआ था। वो कौन सी गाड़ी से? रथ गाड़ी से। ये रथ गाड़ी से कैसे हुआ? तो अब ना आप देख रहे हैं कि अभी भी गांव सब में बहुत सारे लोग जो है बैलगाड़ी लेकर काम करते हैं, लेकिन बैलगाड़ी से पहले जो थी उस समय में रथ गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी? रथ गाड़ी, जिसे टमटम भी कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? टमटम। तो अब तो टमटम का खेल खत्म है। अभी भी नेपाल सब में है, अभी भी नेपाल सब में कहता है कि है। कुछ दिन पहले हम लोग जिस समय में 7-8 क्लास में थे, उस समय में बहुत ज़्यादा रथ गाड़ी को हम लोग देखते थे, टमटम। और लोग टमटम पर बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में भी उसका यूज करते थे। बहुत सारे लोग बोझा ढोने में इसका इस्तेमाल करते थे, बहुत सारे लोग ससुराल जाने में इसका इस्तेमाल करते थे, कन्या बहुरिया इस गांव से इस गांव जाने में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस समय में टेम्पो इतना नहीं थे। अब मान लीजिए जिसके घर में है टमटम, अब वो उसको मान लीजिए कन्या को लेकर जाना है ससुराल, तो क्या वह गाड़ी का भाड़ा थोड़े देंगे? उसी टमटम पर बैठा लेते थे और रथ को, घोड़ा को मारते थे चाबुक, और घोड़ा खींच करके टमटम पहुंचा देते थे कहाँ? ससुराल। वहाँ पर गए, घोड़ा के बार हिनहिनाए, कन्या उतर कर नीचे उतरी, उतर करके अपने घर गई। फिर यहाँ पर भर रात रहे होंगे। दामाद का भी ससुर महाराज स्वागत किए होंगे और साथ साथ घोड़ा का भी स्वागत किए होंगे। घोड़ा का इधर नाद में दिया होगा खाने के लिए, और दामाद को थाली में दिया होगा खाने के लिए। रियल में आज से आप 10 वर्ष मात्र पहले जाइए, मात्र 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले लोग जब बाराती जाते थे तो रियल में वह जो है इतना स्कॉर्पियो और बोलेरो पर नहीं जाते थे। टायर गाड़ी 5-6 गो टायर गाड़ी कर लेते थे। सब आदमी एक दूसरा आदमी बैलगाड़ी दिए, है ना, उसी बैलगाड़ी पर जो है वह पीछे में एगो हॉर्न बांध देते थे, पुआर और रख देते थे। सब आदमी अपना सवेरे तैयार वार हो करके इस पर बैठ गए, हॉर्न में गाना बजा दिए, और सब बैलगाड़ी पर डांस करते हुए जो है जा रहे हैं बाराती। जिसके बैलगाड़ी में जो है जिसके बैलगाड़ी में हॉर्न लगे रहते थे वह सबसे आगे रहते थे, अब विदाउट हॉर्न वाले पीछे। अब वह हॉर्न यहाँ बज रहा है, पीछे में सब नाच कर रहा है। तो रियल में आज कल जितना आपको जो है अच्छा लगते हैं वो बाराती जाने में, उससे कई ज़्यादा जो है उस समय में लगते थे बाराती जाने में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 2 बजे से आप स्टार्ट हो जाते थे जाने में, और 2 बजे से चलना शुरू हुआ, रात को 11 बजे 10 बजे पहुँचे। इतना देर आप थिरकते हुए जा रहे हैं, नाच करते हुए जा रहे हैं, रास्ते में जो है जो भी खाना है खाते पीते जा रहे हैं। रात में रहे, सवेर में भी आप रहे, दोपहर में जो है अपना खाना वाना खा करके चलते थे। लेकिन अब क्या है कि आप मोटरसाइकिल से जाइए, थोड़ा दारू उरू पी लीजिए, रास्ते में किसी को ठोक दीजिए, रसगुल्ला खाए बिना जो है ऊपर जाने के बारे में सोचिए। बाराती के समय में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा जो है एक्सीडेंट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट। क्योंकि रात के समय में हम देखते हैं कि बाराती जाने वाले आधे से ज़्यादा पिए रहते हैं, और नौजवान जितने होते हैं, लड़का का दोस्त, वो तो बिना पिए कहेंगे हम जेबे नहीं करबो, मूड हमारा नहीं बनेगा तो हम बाराती नहीं जाएंगे। तो मूड बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? कोको कोला। कोको कोला का मतलब आप समझ लीजिए ये है दारू, दारू सारू। अब ये जो है दारू सारू पी लिए हुआ है, दोस्त को कहता है थोड़ा तुम भी पी लो, लड़का कहता है सही में थोड़ा हमको भी पिला दो, हमारा भी मूड बना रहेगा वहाँ, अन्यथा हमारा भी मूड क्या होगा, बिगड़ जाएंगे। उस समय लड़का भी थोड़ा सा पी लेंगे,
कहेंगे अब हमको जो है इलायची लो, इलायची जो खा लेंगे तो किसी के सामने अगर मान लीजिए हमारा मुंह से आवाज़ भी निकलेंगे तो किसी को गंध नहीं लगेंगे, इलायची खाकर छुपाते हैं, है कि नहीं। क्योंकि इस बीच में जो है आप ही के गांव में विवाह था किसी का, तो सवेरे सवेरे हम आते हैं तो देखिए लड़का और उसका दोस्त सब जो है नहर पे पैक बना रहा था, इतना सवेरे सवेरे पैक बना रहा था लड़का भी। अब वो इतना सवेरे इसलिए गए होंगे क्योंकि पैक उसको लेना होगा। इसके बाद तो लोग और वहाँ पर पहुँच जाते तो उसको लेने में दिक्कत हो जाती, इसलिए जो है सवेरे सवेरे वहाँ पर गए थे। तो लड़का सब भी मूड बना करके ही जाते हैं और उसका दोस्त तो पहले से मूड बनाए रहता है। तो आजकल की बाराती से बुआ पहले की बाराती ठीक था, अब बाराती ठीक नहीं है। क्योंकि आप रात में जाइए, राते में जाइए, तुरंत खाना खाइए, खाना खाने के बाद तुरंत रिटर्न हो जाइए और इसी 1 घंटा में हो सके तो मार भी खा लीजिए, इसी 1 घंटा में मार खा करके भी आ जाइए। क्योंकि आप देखिए जनरली जो है नाच करने के लिए मार हो जाते हैं डीजे पर, डीजे ले जाएंगे बाराती वाले और वहाँ घरवाड़ी सब जो है तैयार रहता है नाच करने के लिए। गंवारी कहेंगे हम नाचेंगे, अब बाराती कहेगा हम नाचेंगे, दोनों में हो जाता है तकरार। और जब तकरार होता है तो चलता है फटम फट, चलता है कि नहीं। तो बिना खाए, मान लीजिए कि बिना रसगुल्ला खाए ही आप रिटर्न आ जाएंगे, क्या खा करके, मुक्का खा करके, ढोल खा करके, है ना। तो ये सब थोड़ा सा अब बाराती ठीक नहीं है। अब तो कुछ दिन के बाद आप देखिएगा लड़का लड़की, लड़के की बाप, लड़के की नाना, लड़के की दादी, लड़के की काकी, जो भी होंगे चाची, वहीं सब जाएंगे बाराती, बाकी कोई दूसरा नहीं जाएंगे। वो बहुत जल्दी हो जाएगा ये समय, देखिएगा ये चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अब बाराती रियलिटी बाराती अब बाराती नहीं रहा हुआ। लोग 1 घंटा के लिए अगर बाराती जाते हैं तो आप देखिए कि 1 घंटा में गांव वाले जो है परेशान हो जाते हैं बाराती से। अगर मान लीजिए कि 2 दिन रह जाए तो हंगामा खड़ा हो जाएंगे, सही बात है कि नहीं। 1 घंटा बाराती को संभालना मुश्किल हो जाता है और इसी 1 घंटा में लोग मार कर लेते हैं। और उस समय में जब लोग बैलगाड़ी पर जाते थे तो 2 दिन भी रहते थे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था। खाओ पियो कुश्ती लड़ो, उस समय में कुश्ती भी हुआ करते थे। कुश्ती कैसे बताते हैं, सब अपने अपने गांव से पहलवान सबको ले जाते थे और वहाँ पर मान लीजिए कि कल जो है सवेर में उसको खाना पीना हुआ। अब बाराती से या गंवारी से हो गया बातचीत, इन दोनों में जब बातचीत हुई तो कहा कि आज जो है अगर हमारे गांव वाले से अगर आपका कोई भी बाराती जीत जाएंगे तो 1 दिन का खाना आप लोगों को और मिलेंगे। हाँ, 1 दिन का खाना और मिलेंगे, 1 दिन और आप लोगों को हम रखेंगे। तो दोनों में हो गया अब मुकाबला, किस चीज़ का, कुश्ती का। अगर बाराती वाले जीत गए तो फिर 1 दिन रहेंगे बाराती सब, खूब रहा। फिर उसको रात में खाना मिला, सवेर में खाना मिला। फिर कल जो है उसको बाराती में फिर से मान लीजिए मुकाबला हो गया। फिर गांव वाले कहा कि आज मुकाबला होगा सुरकुड़िया काटने का, पोखर में सुरकुड़िया, पानी के तड़े तड़े से जो है इस पार से इस पार निकल जाना है। तो लोग अपने गांव से जो है तैराकी सबको भी ले जाते थे। कहा ठीक है मुकाबला हो जाए। तो गांव वाले भी सुरकुड़िया काटते थे और बाराती वाले भी। अगर बाराती वाले जीत गए तो फिर 1 दिन का मौका मिला, फिर 1 दिन रह जाओ। और उतना दिन तक कन्या और बर दोनों आदमी वहीं पर रहते थे, वो यानी लड़का लड़की, और दोनों परेशान हो जाते थे, ये कौन सा खेल खेल रहा है। अब बाराती सब जो है अपना मस्ती में वहाँ रहते थे। तो ठीक था कि नहीं था। तो उस समय लोग उस समय में लोग फुर्सत में भी रहते थे, लेकिन अब फुर्सत भी नहीं है लोगों को, इतना टाइम भी किसी के पास अब नहीं है, पहले समय था। तो अब देखिए वह पाए का आविष्कार जो रथ गाड़ी से हुआ था वह कैसे हुआ था, वो देखिए। रथ गाड़ी में जो ये कब की देन है, रथ गाड़ी हुआ, पहिए के आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण युग में। लेकिन रियल में पहिए की आविष्कार जो नवपाषाण युग में हुआ था, तो उन्होंने पहिया जो बनाए थे, क्या हुआ, पूरी तरह से गोल बनाए थे, पूरी तरह से गोल नहीं था, यानी ऊपर नीचे ढचकल फचकल है कि नहीं है। कहीं जगह जो है गाढ़ा है तो किसी जगह जो है ऊंचा है,
यानी इसी टाइप का वह बनाए हुए थे, समझिए ना, ऐसे बनाए होंगे, ऐसे बनाए होंगे, यानी उल्टा पुल्टा, पूरी तरह से गोलाए नहीं थे। अब समझिए, अब जो है बुआ ये पहिए गाड़ी जो बने तो ठीक है, बनाने के बाद जो है जब इसमें जो है घोड़ा को लगाए बना करके, तो घोड़ा कभी जो है स्पीड पकड़ लेते थे, कभी यानी आगे पीछे, जैसे ही मान लीजिए ढलान वाले चक्का गए तो इसकी स्पीड बढ़ जाती थी, और जैसे ही मान लीजिए ओठ लगे तो इसकी स्पीड घट जाती थी। इसी रथ गाड़ी पर एक दिन ऐसे हुआ कि आर्किमिडीज साहब भी बैठ गए। कौन बैठ गए? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज कौन है? तो ग्रीक के रहने वाले वैज्ञानिक, ग्रीक के रहने वाले वैज्ञानिक, जिन्होंने बहुत सारा सिद्धांत जो है गणित में भी दिए हैं, अब बहुत सारा सिद्धांत जो है उन्होंने भूगोल में भी दिए हैं, यानी फिजिक्स में, किस में? फिजिक्स में दिए हैं। तो अब बताइए कि बहुत सारा सिद्ध, इसीलिए उसे जो है आप सिर्फ गणितज्ञ नहीं कह सकते हैं, हाँ, इसे आप जो है गणितज्ञ सिर्फ नहीं कह सकते हैं, वह वैज्ञानिक भी थे, यानी उन्होंने फिजिक्स में भी बहुत सारा सिद्धांत दिए थे और मैथ में भी बहुत सारा सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत उन्होंने किस पर किए थे? पाई पे। किस पे? पाई पे। तो जब मान लीजिए उस पर उन्होंने बैठे तो देखते थे कि घोड़ा कभी कभी जो है अपनी रफ्तार पकड़ लेती थी और कभी कभी वह अपनी रफ्तार को कम कर देती थी, यानी आगे पीछे वह रथ कैसे चलती थी? वह हिचकोला मार के, यानी कभी चले और कभी रुक गए, कभी चले कभी रुक गए। फिर जब जो है किसी ऐसे समय आया बुआ जब कि वह रथ ऐसे अचानक से किस में जाकर गिर गए बुआ? गाढ़ा में। जब गाढ़ा में गिरे तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो गई, रथ नहीं खींच पाए। तो जब आर्किमिडीज साहब जब उस पर से उतरे तो उन्होंने गौर से देखे इस पहिए को कि क्या कारण है जो कभी कभी जो है घोड़ा स्पीड भी पकड़ लेती है, कभी कभी रुक भी जाती है, यानी ऐसे हिचकोला मार मार के जो है वह रथ चलती है। अगर मान लीजिए कि कोई ना कोई तो कारण है इसीलिए वह हिचकोला मार रही है, घोड़ा को भी खींचने में जो है रथ परेशानी हो रही है, तो क्या कारण है? उन्होंने जब उतर कर गौर से देखे वह पहिए को तो देखा कि पहिए की गोलाई ठीक नहीं है और इसी कारण जो है रथ खींचने में जो है घोड़े को परेशानी हो रही है। तो उन्होंने सोचे कि क्यों न इस पहिए को ही गोल किया जाए ताकि रथ को खींचने में जो है आसानी हो घोड़े को। तो ये तो सोच लिए। जब उन्होंने घर पर आए तो उन्होंने फिर सोचना आरंभ किए कि क्या किया जाए जो वह जो है वृत्ताकार बने, यानी गोल बने, वह पहिया क्या बने? गोल। तो उस समय में जो है उसके पास औजार भी नहीं थे। वो आप देखते होंगे बहुत सारे जगह जो है कंपास को हाथ में ले करके जो है आर्किमिडीज का फ़ोटो लिया गया है, आर्किमिडीज साहब को फ़ोटो जो है कंपास हाथ में ले करके, लेकिन रियल में उस समय उसके पास कंपास नहीं थे। तो उन्होंने क्या किए, कुछ छोटे चक्का बनाए, कुछ बड़े बनाए, यानी छोटे बड़े करके चक्का बनाए। फिर उन्होंने सोचा कि वो तो छोटे बड़े किए लेकिन वह पूरी तरह से गोल नहीं है, तो वह गोल कैसे होंगे? तो उन्होंने किसी रस्सी को लेकर के, पतले रस्सी को लेकर के उसको मापे, गोलाई करके माप लिए। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे रख दिए, रखने के बाद यहाँ तक लाए, यहाँ से कट कर दिए, फिर इसको क्या कर दिए? वो लंबा कर दिए। क्या कर दिए? लंबा। तो ये रियल में ये जो मापेंगे ये, तो ये किस चीज़ को मापेंगे? परिधि को। किस चीज़ को मापेंगे? परिधि। जब परिधि को माप लिए तो उन्होंने पूरा क्या किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक को माप लिए, यानी इसको मापना तो ठीक है, किसी भी चीज़ से सीधा था तो किसी भी चीज़ से माप लेते थे। तो ये है आपका परिधि। क्या है? वृत्त की परिधि। और ये परिधि में किस से भाग दिए? तो व्यास से भाग दिए। किस से भाग दिए? व्यास से। छोटे में भी, बड़े में भी, जो सबसे छोटे थे उसमें भी। तो जब परिधि में व्यास से भाग दिए तो इसका आंसर निकला था 223/71। फिर अगला का दिए तो फिर कोई मान लीजिए बड़े होंगे तो बड़ा निकलेंगे, छोटे में दिए होंगे तो छोटा निकले होंगे। लेकिन जब उन्होंने सबको नीचे वाले से ऊपर वाले में जब भाग दिए तो लगभग सबका मान इसी के बराबर था। देखने में अलग अलग डिजिट लग रहे थे लेकिन सबका आंसर लगभग इसी के बराबर था। समझ में आया हमारी बात कि नहीं समझ पाया? बहुत सारे बच्चों को लगता रहता है कि सर ये कैसे होगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है,
तो कैसे सबका जो है 223/71 ही आएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, सबका मान आपको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि ये मान लीजिए बड़े है परिधि इसका, तो इसका तो है व्यास भी बड़े होंगे। इसका मान लीजिए कि बड़ा है परिधि तो व्यास भी बड़े हैं, इसके छोटे हैं परिधि तो व्यास भी छोटे। तो जब इसी तरीक़ा से उन्होंने सिद्ध करना प्रारंभ किए तो लगभग सबको इससे भाग दिए 223 में, जितना इसका आंसर आए उसी तरह से जो है अगला में भी भाग दिए, नीचे वाले से ऊपर वाले में। तो लगभग सबका मान जो है एक ही जैसा आ रहे थे, सबका मान एक ही जैसा आ रहे थे। तो उन्होंने 223/71 था तो कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा लंबा डिजिट है, उसको और छोटा किया जाए। तो इधर से भी 3 हटा दिए, इधर से भी 1 हटा दिए, तो अब क्या हो गया 22/7। किसी ने आकर कह दिए कि सर ये जो है 22/7 जो है ये मान भी हमको बड़ा लग रहा है, ज़रा सा और सोचिए और उसे छोटा कीजिए। तो उन्होंने सोचा और छोटा, इससे छोटा क्या किया जाए, कहा और छोटा कीजिए। ये 22/7, अब आप लोग बताइए कि 22/7 जो है ये चर राशि है या अचर राशि है, ज़रा सोच के बताइए। 22/7, अब तो आप लोग मैट्रिक इंद कर रहे हैं, बताइए 22/7 जो है ये चर है या अचर है। फंस गए। आप लोग याद किए होंगे, हम लिखाए होंगे चर संख्या और अचर संख्या, याद कीजिए। तो लिखाए हैं तो इसको याद रखिए। ये 22/7 जो है वह ये चर है, क्या है चर। 22/7 चर, यानी 1 2 3 4 क्या है चर है। ABCD क्या है अचर है, ABCD अचर है। 22/7 उन्होंने कहा, वो रहने वाले कहाँ के थे तो ग्रीक के। आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले, ग्रीक। ग्रीक का दूसरा नाम क्या है यूनान, क्या नाम है यूनान। तो उन्होंने अपने अल्फ़ाबेट को देखे हुआ, उन्होंने अपने अल्फ़ाबेट को देखे, उन्होंने अपने अल्फ़ाबेट में पढ़े थे कि पाई का मान जो है 22/7 के लमसम होता है, पाई का मान 22/7 के लमसम होता है। तो उन्होंने 22/7 को क्या कर दिया बुआ, पाई नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, पाई। तो पहले नाम क्या था 223/71, बाद में उसको छोटा किए थे अपने मन से, इधर 3 हटाए थे, इधर 1 हटाए थे, तो 22/7 बना। किसी ने आकर कह दिए कि 22/7 को भी आप अचर राशि में चेंज कीजिए ताकि और छोटा हो जाए, तो उन्होंने क्या नाम दे दिए, पाई। अब बताइए पाई नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, आर्किमिडीज। 22/7 मान देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, आर्किमिडीज। तो बताइए पाई का जो है 22/7 एक्यूरेसी मान है या लगभग मान है। 22/7 पाई का एक्यूरेट मान है या लगभग मान है, तो ये लगभग मान है। कौन सी मान है, 22/7 लगभग मान है। तो आप लोगों से क्वेश्चन मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो आप बताइए पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय। पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है बुआ। पाई क्या है, इतना दिन पढ़ लिए भूल गए। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, आप 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। 22/7 क्या है। अब यहाँ पर बात आकर फंस जाती है क्या हुआ कि पाई यदि अपरिमेय संख्या है तो 22/7 परिमेय कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों तो एक ही तरह का मान है। ये 22/7 थोड़ा सा अंक संख्या में दिख रही है और ये जो है अचर राशि है, तो रियल में तो दोनों एक ही है, सिर्फ देखने में आपको अलग लग रहा है लेकिन है एक नहीं है। तो बताइए कि 22/7 जब परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, या ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। तो विद्यार्थी यहीं पर कन्फ्यूजन होते रहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो रियल में ये इसलिए हो गया क्योंकि कुछ दिनों के बाद पाई पर काम कौन किए, वो आर्यभट्ट साहब ने। कौन किए, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कहाँ के गणितज्ञ थे, तो इंडिया के। कहाँ के, इंडिया के। अब वह इंडिया के गणितज्ञ थे, उन्होंने पाई पर रिसर्च करना शुरू किए।
तो पाई के मान उन्होंने क्या दिए, 3.1415 डॉट डॉट ऐसे करते गए तो कभी उसका अंत नहीं मिला उसे। इसीलिए उन्होंने आर्यभट्ट साहब ने कहा कि पाई जो है ये अनंत तक जा रहे हैं, यानी अशांत आवृत्ति है। क्या है? और जो अशांत आवृत्ति के होते हैं वह अपरिमेय संख्या होती है। जो अशांत आवृत्ति के होती है वह क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या। इसलिए वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो किसी ने कह दिया कि ये यदि अपरिमेय संख्या है तो 22/7 परिमेय संख्या क्यों है? तो आर्यभट्ट ने कहा कि 22/7 जो है ये लगभग मान है, एक्यूरेट मान नहीं है। इसका एक्यूरेट मान होगा 3.141516 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। समझ रहे बात? तो अशांत आवृत्ति है, इसीलिए वह क्या है? अपरिमेय है। 22/7 लगभग है, इसलिए वह क्या है? परिमेय संख्या है। तो 22/7 देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? तो आर्किमिडीज। पाई का मान 3.14 देने वाले वैज्ञानिक का नाम आर्यभट्ट। याद रहेगा? आप लोग अपना याद रखिएगा, लास्ट जब करेंगे तो आप लोग उसमें क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं जवाब दीजिएगा तो बढ़िया से पूछ देंगे। अब यहाँ पर ये हुआ है, हिंदी में कितने खड़ी है? आप लोगों को ये खड़ी शब्द सुनने में अजीब लगेगा। रियल में खड़ी का अर्थ होता है वह अक्षर। ये स्टैंडर्ड वर्ड है खड़ी। खड़ी बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है। तो हिंदी में कितना है वह? 52। आप लोग हम पढ़ाए होंगे 52, लेकिन वह कौन सी लेवल पर है? ऑनर्स लेवल पर। 10+2 यानी इंटर लेवल पर कितना? 48। और 10th लेवल पर कितना? 44। तो आप लोग 10th में कितने अक्षर को याद रखे हैं? 44। आप लोग यदि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव सब याद किए होंगे तो इसमें लिखा भी होगा कि हिंदी में कितने अक्षर है? 44। ऑप्शन में आप लोगों को होगा, सही भी हमारा है 44, है कि नहीं है? तो बताइए, ये हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में है आप लोगों का 26, कितना है? 26। चाहे आप कहीं भी पढ़ लीजिए, चाहे बच्चा में पढ़िए या आप 55 में पढ़िए, आप कितना पढ़ेंगे? 26 पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी में देखिए बढ़ रहा है। तो मान लीजिए किसी विद्यार्थी को 48 याद होगा तो 48 मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो गलती कर देगा, तो गलत है ना। किसी विद्यार्थी को मान लीजिए 52 याद किए हैं, 52 मार दिया ऑप्शन में। ऑप्शन में रहता है 52 भी रहेंगे, 48 भी रहेंगे, 44 भी रहेंगे, तो गलत है कि नहीं है? आप मान लीजिए कैसे समझेंगे कि हम 44 में मारे? तो इसके लिए तो बहुत या तो बहुत पढ़ना है। कौन है हैंस हो? ऑनर्स है हो, ऑनर्स, ऑनर्स लेवल यानी BSc कहिए आप, BCom कहिए, इंटर के बाद। इंटर के बाद इंग्लिश में कितना है? 26। ग्रीक में कितने हैं? 24 लेटर है। इंग्लिश में कितने लेटर है? 24, 24। ये 24 का नाम क्या है वो सो देखिए, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, डेल्टा इप्सिलॉन जेटा इट्टा थीटा आयोटा कप्पा लेम्डा म्यू म्यू झाई ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ उपसालन फाई साई साई ओमेगा। और इसका इस्तेमाल आप जब इंटर में साइंस रखेंगे तो साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इस सिंबल का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। बहुत ज़्यादा सिंबल का इस्तेमाल है। इसीलिए इस सिंबल को आप लोग याद भी कर रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। जब भी आप इंटर में जाएंगे तो बच्चे को हम देखते हैं कि प्रॉब्लम होते रहता है कि इसे हम क्या पढ़े, इसे हम क्या पढ़े, ये तो जानते रहता है, इसे पी को हम क्या पढ़े। कुछ है जो आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन जिसका इस्तेमाल नहीं किए हैं आप लोग 10th लेवल पर, तो उसे आप लोग नहीं जानते हैं। तो ये 24 खड़ी को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, ग्रीक में टोटल कितने अल्फ़ाबेट है? 24। 24 का नाम और सिंबल ये दोनों यहाँ दिया गया है। तो क्या क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन जेटा इट्टा थीटा आयोटा कप्पा लेम्डा म्यू म्यू। हो गया? चलिए
अब जरा सा ये आपने किसका आविष्कार समझे, पाइप का आविष्कार कैसे हुआ था। तो अगर हम मान लीजिए पूछेंगे कि पाइप का आविष्कार कैसे हुआ, तो आप क्या कहेंगे, रथ गाड़ी से। किस गाड़ी से? रथ गाड़ी पर आर्किमिडीज साहब को ये दिमाग में कब आए, जब आर्किमिडीज साहब रथ पर बैठे हुए थे, किसी गड्ढा में जाकर फंस गए। जैसे कर्ण फंस गए तो अर्जुन ने मार दिए, आर्किमिडीज फंस गए तो वृत्त बना दिए। है समझने वाला बात कि नहीं? जब महाभारत आप देखेंगे तो कर्ण जब फंस गए तो अर्जुन ने उसे बाण मार दिए। और यहाँ पर देखिए आर्किमिडीज साहब जब फंस गए तो वृत्त बना दिए। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है वो कि आपके जीवन में जब परिस्थिति गंभीर हो तो समझ लीजिए कि हो सकता है खुदा ने खास्ता आप बड़े इंसान बनने वाले हैं। लेकिन कभी जीवन में तकलीफ ना आए तो समझ लीजिए आप कभी भी बड़े इंसान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप दबेंगे तो ही निखरेंगे, ये फिक्स है। जिसके जीवन में कभी समस्याएं ना आई, न कभी आप लोग मान लीजिए कि जिसके जीवन में भी लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आए, तो समझ लीजिए आप कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। प्रॉब्लम आना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम से ही आप निखरेंगे। विदाउट प्रॉब्लम का आप निखर नहीं सकते, ये फिक्स है। इसीलिए किसी भी इंसान को यदि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि जितने ही अभी आपको दर्द है रियल में उतने ही ज़्यादा आप खुश भी होंगे। आप मानिए ना, जिस समय महिलाओं को प्रेग्नेंट रहती है, डिलीवरी पेशेंट रहती है, उस समय में उसे डिलीवरी होने वाली रहती है, तो उस समय महिलाओं की पीड़ा कैसी रहती है। इतना पीड़ा अगर मर्द को हो जाए तो मर जाएंगे, मर्द मर जाएंगे। जब मेल का दोनों टांग कट के हट जाते हैं बुआ, तो कितना डिग्री दर्द, 7 डिग्री। कितना? अब बायोलॉजी कहता है कि किसी भी इंसान को यदि मान लीजिए कि 10 डिग्री टेम्परेचर पर यदि बॉडी दर्द में चले जाए तो वो मर जाएंगे, 9-10 में चले जाएंगे। तो आपका करता है तो 7 डिग्री। अब महिला का जब डिलीवरी होती है तो उस समय 12, 13, 14, 15 साइंस फेल। साइंस भी अचंभित हो जाता है कि बाप रे, महिला इतना दर्द बर्दाश्त कैसे कर ली। बर्दाश्त इसलिए कर लेती है क्योंकि वह समझती है जितना ही अभी हमको पीड़ा हो रही है, रियल में औलाद होने के बाद उतना ही हमको खुशी भी मिलेंगे। इसलिए आप नर्स सबको देखते होंगे, जैसे ही औलाद जन्म लेते तो औलाद को लेकर के उसके यहाँ पर रख देते हैं बच्चे को, और जैसे ही इसकी माँ देखेगी बच्चे को तो देखिएगा उसका सारा दर्द खत्म। रियल में इतना दर्द हुआ क्यों बर्दाश्त कर लेती है? क्योंकि उसको मालूम है कि यही दर्द हमको कल जो है खुशहाली दे देंगे, कुछ क्षण के बाद हमको खुशहाली देंगे। इसीलिए वो महिला यही सोच करके जिंदा भी रह जाती है, अन्यथा महिला भी जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि एक लाठी मारने पर तो महिला बवाल कर देती है। इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर लेगी आप बताइए ना। आप दो को बात कह दीजिए तो महिला बर्दाश्त नहीं करती है। अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, पति और पत्नी में रियल में कौन ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, पति या पत्नी? पत्नी। गलत है, पत्नी बर्दाश्त नहीं करती है रियल में, पति बर्दाश्त करता है। पत्नी यदि एक बात अगर मान लीजिए, एक बार अगर मान लीजिए पत्नी जो है ना बुआ मेल को दिल जीत ले, तो रियल में मेल अपने पूरे जीवन का कमाई उस पर बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने जान बेच करके देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन महिला नहीं देगी, कभी नहीं, ये हो नहीं सकता है। चांद की पार चलो में देखिए ना, और ये रियल घटना है वो। ऐसे देखिए, ये फिल्मों में दिखाया गया था, आप लोग समझेंगे कि ये फिल्मों में दिखाया गया है इसलिए ऐसा नहीं, ये रियल में भी ऐसा है। वो महिला एक बर्दाश्त करती है तो मेल उसका 6 बर्दाश्त करते हैं, 6। इसीलिए हर घर की बुआ मुखियान कौन होती है? हर घर की मुखियान, बट मुखिया होता है ना मर्द, मुखियान हम बोले हैं। महिला अगर किसी का पति यदि MBBS है ना, महिला यदि मैट्रिक पास भी नहीं है, फिर भी देखिए घर का हेड महिला होती है, ये फिक्स है। और ये ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी भी है। इसीलिए रियल में महिला बेसी बर्दाश्त नहीं करती, बेसी बर्दाश्त नहीं करती। अब समझिए वो यहाँ किधर थे हम। अब परिधि बुआ देखिए, परिधि की परिभाषा आप लोग समझ गए बुआ। चारों ओर की समान लंबाई को क्या कहेंगे हम लोग? परिधि। इस परिभाषा को जरा सा देखिए, किसी समतल पर अनंत बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो उसे क्या कहते हैं? परिधि। इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, समझिए ध्यान से समझिए, ये वृत्त है, यदि बीच में यदि एक केंद्र है,
केंद्र के यदि ये जो है परिधि, ये परिधि की डिस्टेंस इधर भी इधर भी इधर भी इधर, यदि सब का डिस्टेंस बराबर है तब तो ये परिधि है। यदि डिस्टेंस मान लीजिए ये है 4 त्रिज्या, इसका है 3 त्रिज्या, तो क्या वह परिधि होंगे? डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यही इस परिभाषा का अर्थ है हुआ। अब समझिए कि परिधि बराबर, अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे परिधि व्यास का कितना गुना? 3 गुने नहीं है, 3 गुने से थोड़ा अधिक है, 3 गुने से थोड़ा। अब कहेंगे थोड़ा अधिक सर, नहीं समझे। थोड़ा मतलब इतना 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 इतना, कितना? तो थोड़ा थोड़ा कर देखिए, वो यहाँ पर खाली हम छोड़ दिए हैं, दोनों भाग देखिए खाली है कि नहीं है, यानी 0.14 समथिंग जो है अधिक है। इसीलिए इसका मान कितना हो गया? 3.14 है यहाँ पर, 3.1415। तो थोड़ा अधिक कितना है? 0.14। 3 इधर है, ये है 3 गुना, तो हम लिखिए दिए हैं लगता है। व्यास की 3 गुने, तो 3 में कितना अधिक है? 0.14 अधिक है। तो 3 में अगर 0.14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 3.14। तो यदि मान लीजिए हम कहेंगे कि परिधि का फार्मूला जो 2πr है वो यहाँ 2πr, तो 2πr कैसे आप जनरेट करेंगे, यानी वह कैसे आप बना करके सोल्व करके दिखाइए। तो देखिए दो तरीका हम बता देते हैं उसे सोल्व करने का। एक देखिए परिधि बराबर व्यास की 3 गुनी, तो बताइए कि व्यास बराबर क्या है? 2 गुने त्रिज्या। व्यास बराबर, तो इस व्यास को हम लिखे ऐसे 2r गुने 3 गुनी से थोड़ी ज़्यादा, तो 3 गुनी से थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर हम बनाते हैं वो, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्यास कितना है? 2r, 2 गुने त्रिज्या गुने 3.14 किसका वैल्यू है? पाई का। पाई का मान कितना है? 3.14 है कि नहीं लगभग? तो बताइए कि 2r को अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2πr। एक तो ये हुआ, इससे मिला। दूसरी जनरेट कहाँ से हुआ था? तो जिस समय में वह परिधि में हुआ, क्या किए थे? व्यास से भाग दिए थे आर्किमिडीज साहब ने, तो उन्होंने बताया था कि फार्मूला हुआ। ये 2πr फार्मूला देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो आर्किमिडीज। क्या नाम है? तो आर्किमिडीज साहब। ये तो बाद में जो है विद्वान सब ये फार्मूला जनरेट किए, कब? जब बाद में विद्वान सब जो है कुछ इस पर और इम्प्लाई किए, कुछ और काम किए, तब जाकर जो है ये फार्मूला बनाए थे 2r गुने पाई। लेकिन देखिए आर्किमिडीज साहब कैसे फार्मूला बनाए थे उस चीज़ को देखिए। हम क्या बोले थे? परिधि में व्यास से भाग दिए थे, परिधि में व्यास से भाग दिए थे। व्यास को क्या लिखेंगे हम लोग? 2r। अब बराबर जब परिधि में व्यास से भाग दिए थे तो क्या निकला था? पाई, यानी 22/7 को क्या नाम दिए हैं? पाई। समझ में आया ये बात? नहीं समझे? फिर से समझिए। ये तो मालूम है कि उन्होंने जब गोलाई करना शुरू किए तो परिधि में व्यास से भाग दिए थे। व्यास को हम लोग 2r लिखते हैं, ये ठीक है। चलिए, जब परिधि में व्यास से भाग दिए थे तो उसे मिला था 223/71। तो उन्होंने 3 इधर से भी हटाए थे और ये इधर से भी हटाए थे। कुछ लोगों ने आकर कह दिए कि ना, उसे जो है अब अचर राशि में लिखिए ताकि और छोटा हो जाए। तो 22/7 के स्थान पर क्या डाल दिए? अब समझ में आया? नहीं कुछ है तो बट्टा में क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दीजिए। परिधि को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे? परिधि। और 2r को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2πr। 2r पाई कहिए या 2πr कहिए। समझ में आया बात? तो आर्किमिडीज साहब जो परिधि 2πr जो बनाए थे वह इस तरीक़ा से बनाए थे। परिधि का फार्मूला आर्किमिडीज साहब इस तरीके से दिए थे, लेकिन यहाँ पर बाद में विद्वानों ने उसे इस तरीक़ा से दिए। ठीक है, दोनों बात आपने समझे। अब समझिए व्यास की फार्मूला क्या है। फार्मूला नहीं, व्यास का फार्मूला तो यही है, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। व्यास की परिभाषा यदि आप लोगों से कोई पूछ दे तब क्या कहिएगा? हम खड़ा हो गए। अब बताइए व्यास की क्या फार्मूला है? फार्मूला, परिभाषा। फार्मूला तो जानते ही हैं, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। परिभाषा बोलिए। कौन ऐसा है जो व्यास और त्रिज्या नहीं सुने हैं? जो नहीं सुने होंगे रियल में वो पढ़ता ही नहीं होगा। हर व्यक्ति सुने हैं। आया देखने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नहीं बोल पाएंगे। बोलिए। वृत्त के बीच में
अच्छा ठीक है, हम वृत्त के बीच में खींच देते हैं। ये वृत्त है व्यास? नहीं है व्यास, ये गलत है ये। ठीक है, वृत्त के बीच से आप खींचे हैं, लेकिन आप कहिए ना केंद्र बिंदु से होते हुए जाएंगे बुआ। किससे होते हुए? केंद्र बिंदु से होते हुए, तो ही आप उसे व्यास कह सकते हैं। यदि केंद्र बिंदु नहीं है तो कभी भी वह व्यास नहीं हो जाएंगे। तब तो आप इसे जीवा कह सकते हैं। क्या कह देंगे? जीवा। यदि इसके बीच में केंद्र बिंदु नहीं है तो इसे आप क्या कहेंगे? जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। कहाँ? इसमें तो छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल दीजिए, आप डाल दीजिए। हम तो हर जगह समझाए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम समझाए हैं तो यहाँ पर हम कहीं पर दिए होंगे बुआ। इस समय हर जगह जितने भी परिधि होंगे बुआ, सब में आपको केंद्र बिंदु होगा। परिभाषा में भी आप देख लीजिए ना, लिखा होगा परिधि पर कोई वैसे बिंदु हो जिसको मिलाने वाले रेखा वृत्त के केंद्र से होकर। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखा है ना, केंद्र से होते हुए। अगर मान लीजिए बीच में अगर आप पॉइंट नहीं देते हैं तो इसे आप जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा। और वहीं बीच में अगर केंद्र बिंदु डाल देंगे तो इसे आप व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, अब आप लोग ये बात समझ गए। व्यास तो समझ गए, व्यास की परिभाषा। अब बताइए कि ये 2 गुने त्रिज्या जो हुआ, ये आप लोग जनरेट करके बता सकते हैं कैसे? 2 गुने त्रिज्या कैसे बना करके दिखाइए, सिद्ध करके। तब कौन बता सकते हैं कि ये फार्मूला बनाकर कौन दिखा सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या जो है? ये कॉपी पर क्या बना? यही समझ लीजिए ना, यही है, यही समझिए, यही वृत्त है। क्या है? वृत्त है। ये केंद्र है, इधर भी आर है, और दोनों को जोड़ देंगे तो बस हो गया। ये कैसे जनरेट हुआ था? इधर भी आर और दोनों को जोड़ दी तो क्या हो गया? 2r। अगर त्रिज्या बराबर कहेंगे तो व्यास बटा 2। व्यास तो ऐसे ही रहेंगे, गुना को इधर लाएंगे तो भागा में, इधर त्रिज्या का त्रिज्या रहेंगे, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। वो इधर देखिए, वृत्त खंड को देखिए बुआ। जीवा और चाप की बीच की भाग को क्या कहेंगे? वृत्त खंड कहेंगे। ये वाली भाग को हम क्या कहेंगे? जीवा, क्योंकि इसमें केंद्र बिंदु नहीं है, तो ये आपका जीवा है। और ये वाली जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम लोग क्या कहेंगे? चाप। क्या कहेंगे? चाप। ठीक है, लघु चाप ही कहिए क्योंकि छोटा है, तो ये चाप है। चाप और जीवा के बीच के भाग को हम लोग क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे? इसके ऊपर में जितना खाली भाग है इसे हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आज जो भी दिक्कत है, ये दिक्कत कल दूर होंगे। दूर इसलिए कल होंगे क्योंकि कल आपको ये फार्मूला समझेंगे कि थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर कैसे जनरेट हुए। कल आप समझेंगे कि थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे हुआ, ये समझेंगे। चाप की लंबाई थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर कैसे हुआ, ये समझेंगे। कल की कहानी आप लोग समझेंगे, ये तीनों कैसे जनरेट हुआ इसके बाद आप लोग सवाल बनाएंगे। तो ये समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन बता दीजिएगा क्वेश्चन? वो हाथ खड़े कीजिए। तो किस किस में है दम? हाथ को कर लो खड़े हुआ। जिस जिस में है दम वह सभी बच्चे हाथ खड़े कर लीजिए। और जो है बेदम हाथ नीचे रखिए। देखिए बेदम सब हाथ नीचे रखा है, बेदम। अब चलिए हम देख लिए हैं, अब नीचे कीजिए हाथ। अब हम पूछते हैं, आप बताइए जरा सा हम उसे मिटाते हैं तब। ये पूरी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? चारों ओर जो लाइन खींचा गया इसे हम लोग क्या कहेंगे? आप बताइए। ये रियल में अभी जो है वृत्त है, ये क्या कहेंगे? इसे हम लोग परिधि। ठीक है। अब जो है ये है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से हम 2 त्रिज्या खींचे हैं रियल में। अब आप बताइएगा विष्णु कुमार कि इसका नाम क्या होगा? पूरे का नाम, पूरे डब्बे का नाम बताइए। पूरे डब्बा का, ये नहीं सिंगल इसका नाम ऐसा नहीं, पूरे का बताइए। पूरे फिगर को आप क्या कहेंगे?
उसको चाप तब होगा। तो पूरे का हम तो उसे नहीं बोल रहे हैं, पूरे को क्या नाम कहेंगे आप? त्रिज्यीय खंड। क्या नाम कहेंगे? त्रिज्यीय खंड। ठीक है, अब आप बताइए कि ये वाले जो भाग है, ये वाले पूरे पॉइंट, इसे हम क्या नाम देंगे आप? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। और ये वाले भाग को आप बताइए क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यीय खंड। इसके बीच में जो है यहाँ पर क्या देंगे आप? थीटा। क्या देंगे? थीटा। थीटा का वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब आप बताइए पाई का मान जो है, नेचुरल मान किसने दिए थे? पाई का नेचुरल मान देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? रुक जाइए, बजा ना, तू बजा ना। हाँ, आर्किमिडीज। आर्यभट्ट ने उसका नेचुरल मान दिए थे। आप बताइए पाई नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम? आर्किमिडीज। दोनों आर के से है नहीं, ये आर्य से आर्यभट्ट, इधर आ से आर्किमिडीज। हाँ, अब आप बताइए, आप आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक? ग्रीक, यूनान के। यूनान और ग्रीक अलग अलग है? क्या है? सेब है? ठीक होती है, सेब है। सेम 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 है, बराबर है। चलिए, अब आपसे पूछते हैं, आप बताइए हिंदी में कितने अक्षर है? 44। ठीक है, 44 के 52। अभी 52 याद मत रखिए, आप 52 याद रखिएगा कब? जब ऑनर्स कीजिएगा तब। अभी ओनली फॉर कितना याद रखेंगे? 44। अब चलिए, यहाँ तक आपने समझ लिया हुआ। अब किसी को दिक्कत है? अब नंदिनी आप बताइए, आर्किमिडीज साहब को कब दिमाग में आए कि पाई ये इस पहिए को जो है पूरी तरह से वृत्त बनाया जाए? जब रथ पर बैठे थे, गड्ढा में फंस गए, क्योंकि दुख होगा तो ही दिमाग चलता है, बिना दुख का दिमाग। जैसे मान लीजिए अभी यहीं पर है भुकुल सब, उन लोगों का दिमाग क्यों नहीं चलता है? क्योंकि सबका पेट भर रहा है। यदि पेट न भरे तो दिमाग चलेंगे? एकदम फिक्स है। मान लीजिए अभी यहाँ पर बैठी हुई है, अगर हम उन लोगों को कह दें कि आप यदि कल नहीं सुनाओगी तो आपका एक उंगली हम काट लेंगे, ये नियम हो जाएंगे कि रियल में काट लेंगे, ये फिक्स है। मान लीजिए हम जज है, क्या है? जज। यदि हम उसको कह दें कि आपका सजा माफ़ हम कर देंगे यदि आप कल ये याद करके आएंगे, तो बताइए ये भोंत याद करके आएगी कि नहीं आएगी? खाना नहीं खाएगी लेकिन याद करके आएगी। लेकिन यहाँ मालूम है कि नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी हमको दिक्कत नहीं है। तो बिना दिक्कत का तो कोई नहीं बनेगा बुआ, ये तो फिक्स है। आप जब तक अपने आप को नहीं कंट्रोल करेंगे कि हमको कुछ बनना है, तब तक आप कुछ नहीं बन सकते हैं, ये फिक्स है। हर इंसान कर सकता है बुआ, ये सब इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उन लोगों पर प्रेशर नहीं। प्रेशर यदि हो जाए तो क्या वो करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आप ही बताइए। 100% करेंगे। आप ही बताइए ना, आप लोग जब मान लीजिए कोई काम नहीं होता होगा, जब बैट बॉल खेलते होंगे तो देखते होंगे उस समय का उमंग, आपको भूख भी लगे रहेंगे तो कहेंगे ना एक इनिंग और खेल लेते हैं, एक। और आप खेलते होंगे, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? उस समय आपको कुछ नज़र नहीं आएंगे। ये होता है उत्साह, जितने की उत्साह होनी चाहिए। आप लोग जब बांट कर खेलते होंगे तो देखते होंगे आप लोग मार कर लेते होंगे, अरे हम उधर हो पहले हम कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन वहीं आप जब मैच लेते होंगे मैच, तब ओनली फॉर आपके दिमाग में एक ही बात होंगे कि किसी भी हाल में हमको जीतना है मैच, चाहे हम खेले या न खेले। ओनली फॉर जीत की ख्वाहिश रहता है। लेकिन यदि आप लोग बांट कर खेलेंगे तो जीत की ख्वाहिश नहीं, खेलने की ख्वाहिश होती है। हम उतरेंगे तो हम उतरेंगे। तो यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। आदमी की मानसिकता अलग अलग जगहों पे मानसिकता उनका अलग अलग होता है। अभी मान लीजिए आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ, इसका मानसिकता है, जब स्कूल जाते हैं इसका मानसिकता, दोनों में अंतर होता है कि नहीं? रियल में स्कूल में भी टीचर पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ने के मूड से जाते ही नहीं है। मूड भी तो होना चाहिए ना
पहले ही आप लोग दिमाग में डाला देना स्कूल जाएंगे तो पढ़ना थोड़े है, मस्ती करके आ जाएंगे। और यहाँ जब आप लोग आते हैं तो वहीं मूड में बना कर आते हैं जाएंगे तो पढ़ के आना है, क्योंकि वहाँ पैसा लगता है ना। यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल में पैसा लगता नहीं। दोनों बात हो जाती है, अपनी अपनी माइंड की बात है। तो आप लोग